बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम। मैं हुसैन आसिफ एक बार फिर आपके सामने मौजूद हूँ अपने प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आप बेहतरीन टॉपिक है कि कामयाबी का रास्ता यानी सिराते मुस्तकीम, ये हमारे एस.एम. रज़ा साहब ने पिछले एपिसोड में बात कही थी। और जिस तरीके से देखा जाए कि हाई स्कूल, 12th यानी 10th और 12th के बाद कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कन्फ्यूज़न क्रिएट प्रॉब्लम। जब कन्फ्यूज़न होती है तो प्रॉब्लम्स सामने आने लगती हैं कि अब हमें 12th के बाद कौन सा रास्ता अख्तियार करना है, यानी किस फील्ड में जाना है। ग्रेजुएशन करना है, एनिमेशन करना है, या फिर इंजीनियरिंग करना है, या मेडिकल की तरफ जाना है। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स जहन में आने लगती है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं डॉक्टर एस.एम. रज़ा साहब, जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए सबसे पहले वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, और शुक्रिया आपका कि आपने एक बड़ी बेहतरीन टॉपिक पे फिर से डिस्कशन का मौका दिया। और सलाम अर्ज़ करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट को, और फिर से वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम में। और आए मिलके अपने बच्चों के मुस्तकबिल को ब्राइट बनाने के लिए डिस्कशन करते हैं जी, क्योंकि बच्चे ही कौम का मुस्तकबिल हैं, मुल्क का मुस्तकबिल हैं, और हमारी जिम्मेदारी भी है। देखें, बिल्कुल सही कहा जितनी बेशकीमती नेमत होती है उसको संभालने का जिम्मा भी उतना ही बड़ा होता है जी। अल्लाह की सबसे बेशकीमती नेमत अगर इंसान के लिए कोई है तो वो उसकी औलाद है जी। तो संभालने का जिम्मा भी उतना ही बेहतरीन होना चाहिए। पेरेंट को पता करना चाहिए कि बच्चों के लिए क्या बेहतर है, आने वाले 5 या 10 साल में क्या कौन सी फील्ड इमर्ज करने वाली है, आने वाली है, कहाँ जॉब के ऑप्शंस आने वाले हैं। और बच्चों की एक एक चीज़ों की, एक एक एक्टिविटीज़ पे, स्कूल के एग्ज़ाम्स पे, एग्ज़ाम के रिजल्ट पे, एक एक चीज़ों पे आप निगाह रखें, क्योंकि परवरदिगार ने आपको बहुत एक बेहतरीन काम दिया है, वो है काम तरबियत का। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात सही। सोचे इस ज़माने में एक अकेला बच्चा बहुत आसानी से अपनी मंजिल को पा नहीं सकता है। उसमें आपकी एज ए पेरेंट आपके कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। तो ये कहना अब हमको छोड़ना पड़ेगा कि मैंने बच्चे को अच्छा स्कूल दिला दिया, अच्छी कोचिंग दिला दी, किताबें दिला दी, इससे काम नहीं होगा। बच्चे के साथ लगना भी पड़ेगा और इसको इबादत समझ के करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात जी सर। 12th का एग्ज़ाम तो हो गया, अब एग्ज़ाम्स के बाद कुछ वक्त तो इसी में निकल जाता है कि क्या करें और क्या ना करें जी। उसी में ही अगर हम एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात करें कि हमें 12th के बाद किस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करनी होगी, यानी हमें किस फील्ड में जाना है, ये लक्ष्य हमें किस तरह से निर्धारित करना होगा। आसिफ साहब, कोई एक अक्लमंद इंसान की मैं बात कर रहा हूँ। अगर उसको कहीं जाना है और एक मंजिल है जो कामयाबी उसको देगी, तो घर से निकलने के पहले कहाँ मोड़ आएगा, कितनी देर के बाद बाएं मुड़ना है, कितनी देर के बाद दाएं मुड़ना है, आप मुझे बताएं। सफर शुरू करने से पहले मुझे पता करना चाहिए या दौरान सफर शुरू करने से पहले? बिल्कुल। तो इब्तदाई दौर में ही आपको पता कर लेना है जी। अगर आप 6th में है, 7th में है, 8th में है, 9th में है, कि 10th के बाद हमारे लियाकत के अकॉर्डिंग हमारे लिए कौन सा सब्जेक्ट बेहतर होगा। और जब ये मैं सब्जेक्ट 10th के बाद ऑप्ट करूंगा तो 12th के बाद कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम आएंगे, बिल्कुल उन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हमें कैसे करनी होगी। जैसे मंजिल तक पहुंचने के लिए हर मोड़ आपको पता करना होता है, वैसे इब्तदाई दौर में ही, इब्तदाई क्लासों में ही आपको पता कर लेना है कि 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी है, और अगर वो स्ट्रीम आप ले रहे हैं तो कौन से एंट्रेंस एग्जाम आएंगे और इस एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, और सिलेक्ट होने के बाद कौन सा मैं कोर्स करूंगा, और अगर कोर्स करूंगा तो उसमें नौकरी की, जॉब की पॉसिबिलिटी कैसी होगी। बहुत पॉइंट वाली बात है कि हमें 12th एग्जाम्स की तैयारी भी करना है, इधर भी एग्जाम्स की तैयारी करना, उधर एंट्रेंस एग्जाम्स की भी हमारी तैयारी चल रही है। तो फिर इसके बीच में जो टाइम मैनेजमेंट है, हमें उसको किस तरीके से लेकर चलना है? पहले तो ये समझना पड़ेगा आसिफ साहब कि एंट्रेंस एग्जाम होता क्या है जी, और ये जो स्कूल में एग्जाम हो रहे होते हैं इससे ये अलग कैसे। जी, बहुत तक आप ये समझेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसे बैलेंस होगी। देखें, डॉक्टर बनना है आपको, हिंदुस्तान में अकेला टेस्ट है नीट। स्कूल में क्या होता है, जब आप स्कूल का एग्जाम दे रहे होते हैं जी, तो 3 घंटे में 30 या 35 सवाल आते हैं जी।
नीट में 3 घंटे 20 मिनट यानी 200 मिनट में 200 क्वेश्चन आते हैं। जी। पहला फर्क देखें आप, यहां 3 घंटे में 30 से 35 क्वेश्चन है स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड्स में, वहां 200 मिनट में 200 क्वेश्चन है। जी। तो सबसे पहले आपकी एक्यूरेसी और आपकी स्पीड अगर नहीं होगी, नॉलेज होगी, आप स्कूल के एग्जाम को आराम से क्रैक कर लेंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन टाइम के मिसमैनेजमेंट की वजह से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट पूरे कर ही नहीं पाएंगे। पहला फर्क। बिल्कुल। स्कूल में कोई 4 नंबर का क्वेश्चन आया, सपोज अगर आपने 6 लाइंस लिखनी है, आप भूल गए, अगर आपने 3 या 4 लाइन लिखी तो आपको 4 नंबर में पार्शियल मार्क्स मिल जाते हैं। 2 नंबर मिल जाए, 2.5 नंबर मिल जाए, 3 नंबर मिल जाए। एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, पार्शियल मार्क्स होते ही नहीं है। या तो आपको 4 मिलेंगे या 0 या माइनस में। तो इसका मतलब यह है कि कंप्लीट वहां क्वेश्चन करना है, यहां पे पार्शियल मार्क्स की है गुंजाइश वहां नहीं है। जी। तीसरी चीज, कोई क्वेश्चन आया, हमने आंसर दिया, जी। अगर वो मेरा आंसर गलत है आसिफ साहब, जी, तो स्कूल एग्जामिनेशन में मुझे 0 मार्क्स मिलेंगे। राइट। एंट्रेंस में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो जो पहले आपने स्कोर किया उसमें से मार्क्स डिडक्ट होंगे। एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 10 क्वेश्चन हमने किए और 10 हर क्वेश्चन के 4 नंबर है। अगर मेरे 8 क्वेश्चन सही हुए तो 32 नंबर्स हमारे बने, और 2 अगर हमारे गलत हुए तो इस 32 में से 2 माइनस हो जाएंगे। तो एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, स्पीड, ये तीनों चीजें मैटर करती हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन की जो नॉलेज है उस नॉलेज से ही आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप इन तीनों चीजों पे अपने आप को परफेक्ट कर लें। टाइम का मैनेजमेंट, स्पीड एंड एक्यूरेसी। इंशाल्लाह अगर ऐसा आप करेंगे तो वो आप नॉलेज, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है आपने बोर्ड के लेवल पे लिया है, अब तो नीट का एग्जामिनेशन है, हाँ हाँ बिल्कुल सही, वो एनसीईआरटी बेस्ड है, सीबीएसई बेस्ड है। इंजीनियरिंग का जो एग्जाम है तकरीबन कंसेप्चुअली वैसी चीजें हैं। आपको क्लैट का एग्जाम फेस करना है लॉ के लिए, या आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए सीपीटी का एग्जाम फेस करना है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको जाने के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए सीयूईटी देना है। सारे एग्जाम के लिए जो टॉपिक है वो वही है जो आपने 11th 12th में पढ़ा है। बट क्या होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, टाइम कम होते हैं, क्वेश्चन ज्यादा। बिल्कुल सही कहा। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी मैनेज करना है साथ साथ। जी। अच्छा सर, अगर गौर करें, क्या स्कूल के सिलेबस और एंट्रेंस सिलेबस के बीच कोई देखा जाए ओवरलैप होता है? बहुत कम ऐसा है। मेडिकल में तो एकदम नहीं है, हाँ जरूर है इंजीनियरिंग में है। देखिए आईआईटी का जब एग्जाम देखेंगे, आप 10th वाले जब बच्चों से बात आपने क्वेश्चन एक राइज किया था, कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। और जो मैंने बताया था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना चाहिए, होता क्या है जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं, तो जहन आपका 3-4 चीजें अलग अलग डायरेक्शन में सोच रहा होता है। तो जब चीजों को आप सोच रहे होते हैं, कोरिलेट कर रहे होते हैं किसी टॉपिक से, तो एप्लीकेशन बेस्ड नेचर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप उनको बखूबी बहुत आराम से आप अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ें, रीजन ढूंढें, उसको एनालाइज करें, उसको आसपास में कोरिलेट करने की कोशिश करें। अगर इस तरह से आप करेंगे तो मुझे लगता है किसी भी क्वेश्चन पे आप बड़े आसानी से अटेम्प्ट आप ले सकते हैं। जी। ऑनलाइन रिसोर्सेज के लिए खासकर जो एंट्रेंस प्रिपरेशन होती है, तो उसके लिए कैसे तैयारी करें? देखिए ऑनलाइन बुरा नहीं है जी। अपनी पहली वाली बात को फिर यहाँ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त सर ज्यादा इंटरनेट का या मोबाइल अपने आप में गलत चीज नहीं है, उसका गलत इस्तेमाल गलत है। जी, वो तो आपने पिछले बिल्कुल सच्चाई है, सच्चाई है, कोई दो राय नहीं। आसिफ साहब एक नया एनालिसिस में रखना चाह रहा हूँ जी। अब मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल में जी कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में छोटे छोटे गांव के बच्चे जो बड़े शहरों में नहीं आ पा रहे थे, जिनके पास कोचिंग की सहूलियात नहीं थी, जिनके पास इकोनॉमी उनकी या फाइनेंशियल उनका इतना वीक है कि वो इस तरह की चीजों को अवेल नहीं कर पा रहे थे, अब 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि छोटे छोटे गांव से भी बच्चे आईआईटीज में, नीट में, क्लैट में क्वालिफाई कर रहे हैं। ये कौन से बच्चे हैं? बिल्कुल ये वही बच्चे हैं जो मोबाइल का प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनलाइन जा रहे हैं, वहां से कंटेंट निकाल रहे हैं और उसको बखूबी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से टेस्ट पेपर निकाल रहे हैं और मोबाइल का उतना ही यूज कर रहे हैं जितना उन्हें यूज करना है, एक्स्ट्रा यूज नहीं कर रहे हैं। तो चीजों का सही इस्तेमाल करें, वो आपको फायदा देंगी। ये बताएं कोई चीज बहुत मुफीद आपके सेहत के लिए तो उसकी भी एक मिकदार होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सच है भाई। हमें
अखरोट खाने से अगर हमारे लिए जिस्म में ताकत मिल सकती है तो उसकी भी एक लिमिट है। अगर ज्यादा हम खाएंगे तो फिर वो फायदा नहीं करेगा बल्कि नुकसान ही करेगा। बेशक। तो जो चीजें बनाई गई हैं उसका एक प्रॉपर टाइम, एक प्रॉपर मिकदार, प्रॉपर आप वेटेज है उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो हर चीज आपके लिए फायदेमंद है। तो ऑनलाइन बहुत सारे टेस्ट पेपर, बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल है, आप जाएं, देखें, उनको करें और उससे आप फायदा उठाएं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से देखा जाए एक फील्ड हम चूज करते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, लॉ हो या मैनेजमेंट, के लिए स्पेसिफिक एंट्रेंस जो एग्जाम्स हैं वो कौन से हैं? बहुत सारे पेरेंट जानते भी होंगे और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी अब जैसे शादियों का एक सीजन होता है जी, तो 12 के बाद जितने सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं सबके फॉर्म निकलने का ये सीजन आ चुका है। नवंबर दिसंबर में फॉर्म्स निकलते हैं। निकलते रहते हैं। तो एज अ पेरेंट आपको एकदम यहाँ पे अवेयर रहना है, क्योंकि बहुत बार हमने सुना है कि हमें पता ही नहीं था, फॉर्म निकला और उसकी डेट खत्म हो गई। तो ये पेरेंट, एज ए पेरेंट हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों के लिए इन सब सारी चीजों का पता करें और उनको पढ़ने के लिए हम छोड़ दें। जी। इंजीनियरिंग के लिए जेईई मेंस, जेईई एडवांस होता है। जेईई मेंस का अभी पहला सेशन जनवरी 20 से शुरू होने वाला है। बहुत सारी यहाँ से हम लोग विशेष उन बच्चों के लिए कर रहे हैं। दुआएं हैं चैनल विन के तमाम लोगों की तरफ से, आप लोगों को दुआएं हैं कि आप बहुत अच्छा करें इस एग्जामिनेशन में। फिर मेडिकल के लिए नीट का एग्जाम मई के महीने में होना है। अभी क्लैट का एग्जाम जस्ट संडे में, अभी पिछले संडे में हुआ है। जो बच्चे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे, और आने वाले टाइम में सीए के लिए सीपीटी का एग्जाम होने वाला है। एनडीए के भी एग्जाम्स आने वाले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में या जामिया मिलिया इस्लामिया में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए सीयूटी का एग्जाम होने वाला है। तो ये सब सारे एग्जाम्स हैं। और साइंस वाला बच्चा जो मैथ्स का है उसके लिए जेईई मेंस, आईआईटी जेईई एडवांस, बिटसैट, मणिपाल, एसआरएम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जो बच्चा साइंस में बायो के साथ है उसके लिए एग्जामिनेशन में नीट है, ICAR-UG का एग्जाम है, IG-PAT का एग्जाम, ये 3 एग्जामिनेशन है। जनरली सारे स्ट्रीम के लिए आप जितने सारे स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तीनों स्ट्रीम के बच्चे क्लैट का एग्जाम भी फेस कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो सीपीटी का एग्जाम होता है उसे भी फेस कर सकते हैं। सीयूटी का एग्जाम भी फेस कर सकते हैं और एनडीए का एग्जाम भी आप फेस कर सकते हैं। बट थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि एनडीए के एग्जाम के थ्रू अगर आपको एयरफोर्स और आपको नेवी में जाना है तो आपका साइंस बैकग्राउंड पीसीएम होना चाहिए, और अगर आपको आर्मी में जाना है तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों से आप जा सकते हैं। खासकर 2025 में जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उनके लिए कौन सा मेजर एंट्रेंस जरूरी है, वो हमारे खासकर बच्चों को बताएं। जनरली जो बच्चों के जहन में एक क्वेश्चन होता है कि मैंने आर्ट्स ले लिया यानी ह्यूमैनिटीज ले लिया, या हमने कॉमर्स ले लिया तो हमारे पास साइंस से ऑप्शन कम है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जानकारी की शायद हमारी कमी है। देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूं, अगर आप तीनों स्ट्रीम ले लें, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इन तीनों स्ट्रीम से आप जितने भी स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज है उसमें जा सकते हैं। नॉन टेक्निकल पोस्ट जो रेलवे की होती है उसमें जा सकते हैं। अच्छा। बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। अच्छा। टीचर बन सकते हैं, ठीक है, लेक्चरर या प्रोफेसर बन सकते हैं, लॉ के कोर्सेज में जा सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जा सकते हैं आप, और सिविल सर्विसेज में भी आप जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी फर्क नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये जरूर है कि साइंस वालों के लिए, जनरली मैथ्स वालों के लिए एडिशनली इंजीनियरिंग इसमें ऐड हो जाती है। जो साइंस से बायो है उसके लिए मेडिकल एंट्रेंस या बायोटेक के कोर्सेज इसमें अटैच हो जाते हैं। अदरवाइज अगर आप देखेंगे कमोबेश लगभग ऑप्शन बराबर ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसलिए घबराना नहीं है, जो चीज आपको मिली है। हाँ। और कहा जाता है कि अक्लमंद इंसान वही होता है जो जितनी उसके रिसोर्सेज है उसमें अपनी जिंदगी को तलाशने की कोशिश करे। अच्छा सर, इसी में अगर गवर्नमेंट जॉब की भी देखा जाए 2025 में, क्या इसके भी कुछ स्पेसिफिक जो एंट्रेंस एग्जाम्स है, इसका भी कुछ अलग क्राइटेरिया है या दोनों सेम ही है? पहले जो सवाल आपने किया था उसका शायद जवाब मैं दे नहीं पाया था, मैं फिर उसमें आना चाह रहा हूँ। आपने पूछा था कि 2025 में कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। देखिए जनरली प्रोफेशनल कोर्सेज में 12th के बाद आप देखें तो इंजीनियरिंग है आपका, मेडिकल है आपका, चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपके लिए है, लॉ के कोर्सेज है, 5 साल का इंटीग्रेटेड MBA प्रोग्राम है। ये सारे NDA के थ्रू आप आर्मी में, एयरफोर्स, नेवी में जा सकते हैं। लेकिन जो जॉब्स की बात आती है आसिफ साहब, 12th के बाद जॉब आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा तो सकते हैं लेकिन आपकी पोस्ट उतनी अच्छी नहीं होती है। जल्दीबाजी में कभी कभी हम क्या करते हैं कि 12th के बाद बैंक का एग्जाम दिया या रेलवे का एग्जाम दिया और हमने फौरन वहां नौकरी स्टार्ट कर ली। लेकिन पहली सोच तो ये होती है कि हमें नौकरी मिल जाए
और जब नौकरी मिल जाती है तो हम सोचते हैं हमारा प्रमोशन हो। हम्म तो प्रमोशन तभी होगी जब उसके लिहाज से आपके पास एजुकेशन होगी। हम्म तो ध्यान रखेंगे, आपका ये 24 से 25 साल तक का एज पढ़ने के लिए आपको दिया गया है। तो जल्दी से नौकरी के बारे में मत सोचें। एटलीस्ट अगर 12th के बाद इंजीनियरिंग, मेडिकल या क्लैट या आईएम्स के जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, अगर इसमें आप नहीं जा पा रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए। और उसके बाद फिर आपको जो प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं, लाइक जैसे एमबीए है थ्रू कैट, या एमसीए का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, या और भी दीगर जो प्रोफेशनल कोर्सेज की एग्जामिनेशन है, उसको फेस करना चाहिए। क्योंकि वहां से निकलने के बाद आपको जॉब जो मिलेगी वहां पोस्ट भी आपकी अच्छी होगी। जी, बहुत अच्छी बात की जी। आपने। एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल साइंस के लिए 2025 में कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स की जरूरत है? बहुत अच्छा सवाल है, जी। बहुत टेक्निकल सवाल कर रहे हैं जी। आसिफ साहब, आप तमाम बच्चों के लिए। देखिए, बायोटेक, अगर आप जब कॉमन बच्चों से मिलेंगे और आप पूछेंगे कि आपने 12th में क्या लिया है, जी। तो बच्चा कहेगा कि मैंने बायो लिया है, तो उसके जहन में एक ही आता है कि मेरे पास मेडिकल यानी नीट के अलावा और कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं राइट है। राइट। मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, जब नीट आप एग्जाम देंगे तो 5 कोर्सेज वहां ऑफर होते हैं: एमबीबीएस, बीडीएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस एंड बीएएमएस। कुछ कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग में भी नीट के स्कोर को एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है। इशारतन एक बात और रख दूं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ईरान से जी मेडिकल करने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ईरान से भी एमबीबीएस करना है, तब भी आपको यहाँ नीट का एग्जामिनेशन फेस करना ही पड़ेगा। और नीट में एक पर्टिकुलर जो कट ऑफ होती है उसको क्लियर करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। बगैर उसके आपका ईरान में भी एमबीबीएस में दाखिला नहीं होना है। नीट कंपलसरी, बाहर कहीं भी जाएं, किसी भी कंट्री में जाएं आप, आपको नीट का एग्जाम यहाँ पे फेस करके ही वहां निकलना है। बात आ रही थी कि नीट जी। के अलावा उनको कुछ पता नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ, ये जी। 5 कोर्सेज मैंने बताया। अब आ जाएं पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं। पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है, एक्सरे टेक्नीशियन है, आपको फार्मास्यूटिकल के कोर्सेज हैं, बी फार्मा, एम फार्मा के कोर्सेज हैं आपके लिए, बायोटेक जैसे आपने जिक्र किया है, बायोटेक के कोर्सेज हैं, माइक्रोबायोलॉजी के कोर्सेज हैं, मॉलिकुलर बायोलॉजी है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जिसको बायो इन्फॉर्मेटिक साइंसेस कहते हैं वो है। एग्रीकल्चर के बहुत सारे बताइए। कोर्सेज आ चुके हैं, लाइक हॉर्टिकल्चर है, सेरिकल्चर है, फिशरीज है, ओशन टेक्नोलॉजी है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, वेटनरी साइंसेस है। इतने सारे कोर्सेज हैं जो बायो के बच्चों के लिए हैं। ये हमारी कमी है कि हम इन चीजों को जान नहीं पाते हैं बस से। बहुत अच्छी बात आपने जी। बिल्कुल सही कहा। सर, एक आईटी फील्ड और कंप्यूटर साइंसेस के लिए कौन से सर्टिफिकेशन बेस्ड एग्जाम्स होंगे? देखिए, कंप्यूटर तो आजकल लाइफ का टूल है। जी। कहीं भी चले जाएं कंप्यूटर का एप्लीकेशन तो जी। आप देख ही रहे होंगे। और आईटी का जमाना है। जी। आईटी आपने देखा होगा किस तरह से एडवांसमेंट, और आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और मशीन लर्निंग भी बहुत जी। एडवांसमेंट के जी। साथ आएगी। रोबोटिक्स भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाले टाइम में आपके लिए करियर ऑप्शंस क्रिएट करेगी। फिर से बात मैं कह रहा हूँ भाई, आपने सर्टिफिकेट कोर्स की बात की। 12th के बाद बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स आप 6 महीने के, 9 महीने के, 12 महीने के, 18 महीने के, 2 साल के आप कर सकते हैं। जी। लेकिन फिर वही बात आती है आसिफ साहब, करके जॉब तो आप स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन प्रमोशन के लिए फिर अगेन आपको स्टैंडर्ड एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं फिर से बच्चों से कहना चाहूंगा कि अल्लाह ने 24 से 25 साल का वक्त आपको दुनिया में एक बेहतरीन मौका तलाशने के लिए दिया है। पढ़ें, खूब अच्छे से पढ़ें, और उसके बाद अच्छे प्रोफेशनल कोर्स करें ताकि आपको जॉब भी मिले और एक अच्छी पोस्ट भी मिले। सर, स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स 2025 में अगर देखा जाए तो कौन सी फील्ड के लिए इम्पोर्टेंट जो कोर्सेज हैं हमें करने होंगे, वो खासकर हमारे बच्चों को बताएं। सारे स्टेट, देखिए एंट्रेंस जी। एग्जामिनेशन 2 तरह के होते हैं। एक एग्जाम वो होता है जो सेंट्रलाइज होता है, और एक एग्जाम ऐसा होता है जो स्टेट लेवल पे वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है कंडक्ट करा रही होती है। मेडिकल के लिए तो एक अकेला एग्जाम नीट है। इसके अलावा पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए स्टेट के सारे जो कॉलेजेस हैं वो अपना अलग से एग्जाम लेते हैं। इंजीनियरिंग के लिए ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक टेस्ट है जेईई मेंस और उसके बाद आईआईटी जे एडवांस। लेकिन कुछ स्टेट अपना अलग से भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराते हैं, जैसे महाराष्ट्र में एमएचटी सीईटी होता है, उसका अलग स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। कर्नाटका में भी अलग स्टेट एग्जामिनेशन होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बच्चों से कहना चाहूंगा कि यूपी में पहले इंजीनियरिंग के लिए अलग से स्टेट इंजीनियरिंग टेस्ट होता था, जिसको आप यूपी टीयू या यूपी टेक कहा करते थे।
लेकिन अब वो भी एग्जाम क्लोज हो चुका है और जितने भी स्टेट के भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें दाखिला थ्रू जेईई मेंस ही होता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग का अलग से होता है। जामिया मिलिया इस्लामिया अलग से इंजीनियरिंग का एंट्रेंस नहीं लेती है, लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर बीडीएस है जो नीट के थ्रू आता है। और जो पैरामेडिकल के कोर्सेज होते हैं वो अलग अलग कॉलेज अपना अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करते हैं। जैसे देखिए पैरामेडिकल के लिए सबसे बेस्ट इंडिया में कॉलेज जो है वो है एम्स दिल्ली। अब यहाँ पे इशारतन एक बात और मैं कहूँगा, लियाकत हमारे अंदर है लेकिन जब हमको जानकारी नहीं होती है, फीस की जानकारी नहीं होती है, तो हमारा हिम्मत कहीं कहीं टूटने लगता है। बिल्कुल सही कहा, टूटने लगता है। लेकिन इस चैनल के जरिए मैं बच्चों को और पेरेंट को अपडेट कर रहा हूँ। अब आप देखिए एम्स दिल्ली हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, आप जाएं। पैरामेडिकल कोर्सेज जो वहां पे हैं उनको करने की फीस मैं बता रहा हूँ आपको हैरत होगी, सिर्फ 900 रुपए एक साल की फीस होती है। अच्छा, तो हमें वहां पहुंचने के लिए अपने आप को तैयार करना है। क्या और ऐसे बहुत लोग हैं आसिफ साहब इस समाज में, बिल्कुल सही कहा, ऐसे बहुत लोग हैं इस समाज में कि अगर आपके अंदर लियाकत हो और आप अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या अच्छे कॉलेज में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं अगर वहां से कोई प्रोफेशनल कोर्स करें तो बहुत लोग हैं जो फी सबिलिल्लाह और परवरदिगार की राह में बढ़ के आपका हाथ थामने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सही कहा। तो घबराना नहीं है आपको, बस आपको ये प्रूफ करना है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर लियाकत है, आप अच्छा जिंदगी में कर सकते हैं। बेशक। सर अब बात हो रही है एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो उसमें अगर हम देखा जाए कि अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज के लिए भी कुछ क्या अलग से सीट्स होती हैं? जी, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं आसिफ साहब जिनको माइनॉरिटी का दर्जा मिला हुआ है, वहां पे माइनॉरिटीज के लिए सीट्स हैं। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि महाराष्ट्र का एग्जांपल मैं कोट कर रहा हूँ। वहां जालना में एक मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज की खूबी ये है कि वहां जितनी सीट्स हैं सारी की सारी सीट्स माइनॉरिटी से फिल होती हैं। अच्छा, तो उसमें क्या होता है, कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम जाता है। आप आंध्र प्रदेश, आप तेलंगाना में चले जाएं, हैदराबाद में शादान मेडिकल कॉलेज, इस तरह के मेडिकल कॉलेजेस हैं। विदर्भ, आप गुलबर्गा में चले जाएं, वहां मेडिकल कॉलेज है। उसी तरह से जहां भी जिस इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी का दर्जा हासिल है वहां पे माइनॉरिटीज के लिए अलग से सीट रिजर्व होती हैं और रिजर्व होने की वजह से इनकी कट ऑफ हमेशा जनरल कट ऑफ से कम जाती है। और एक और बात याद आ गई, आपके जरिए मैं बोलना चाहूंगा, जितने भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं हर इंट्रेंस एग्जामिनेशन में 10% सीट्स EWS कैटेगरी के लिए रिजर्व होती है। अच्छा, किसी भी मजहब को आप मानने वाले हो, किसी भी कास्ट क्रीड से आप हो, वहां पे जो मेन क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया है आपका इनकम। अगर सालाना इनकम आपके घर की 8 लाख या उससे कम है, शहर में 2000 स्क्वायर फीट से बड़ा आपके पास फ्लैट नहीं हो, और गांव में अगर आपके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं हो, तो इस सर्टिफिकेट को आप जरूर बनवाएं और अपने बच्चों के लिए जितने सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसमें EWS की कैटेगरी को आप अवेल करने की कोशिश करें, क्योंकि हर कॉलेज में अगर 100 सीट है तो 100 में 10 सीट EWS के लिए रिजर्व है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल तो सही। EWS का सर्टिफिकेट बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। आप सिर्फ गूगल पे जाएं, लिखें EWS सर्टिफिकेट, सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। एक फॉर्म निकल के आएगा, फॉर्म को फिल कीजिए, तहसीलदार या SDM के ऑफिस में जाइए, आधार कार्ड, बिजली का बिल और अपना राशन कार्ड, ये तीनों या पैन कार्ड, इसको लगा करके आप जमा करें और 10 से 15 दिन के अंदर ये सर्टिफिकेट बन के मिल जाता है। और नौकरी में भी EWS को अलग से 10% का रिजर्वेशन मिल रहा है। सो EWS का सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें आप। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो अब हम खासकर बच्चों से मुखातिब है कि आपने इन एपिसोड्स में क्या सीखा। ये भी आपके कोचिंग क्लासेस हैं, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस हैं जो खासकर देते हैं डॉक्टर रजा साहब। मुसलसल आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ों के बारे में और जो कन्फ्यूजन है उसको ख़त्म करने के लिए आपके सामने मौजूद रहते हैं। आप हमारे प्रोग्राम जब टेलीकास्ट हो जाते हैं उसके बाद यूट्यूब पर भी समाअत फरमा सकते हैं, देख सकते हैं। अगर कोई चीज़ यूट्यूब पे आप आगे पीछे भी करके देख सकते हैं क्या बोला, क्योंकि जब टेलीकास्ट होता है प्रोग्राम तो प्रोग्राम आगे निकल चुका होता है। आप सोचते हैं अरे आप जो इम्पोर्टेंट बात थी वो तो मुझे मिली नहीं, तो आप YouTube पर भी प्रोग्राम समाअत फरमा सकते हैं। बस यही कहना चाहूँगा, बार बार एक ही वर्ड दिमाग में आता है कि खुद ही होकर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बेशक यकीनन हम अगर कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाबी के रास्ते पर अग्रसर होना होगा, आगे बढ़ते रहना होगा, और तभी हम अपने देश का, अपने वालिदैन का, अपने परिवार का, कॉलोनी का, मोहल्ले का, शहर का नाम रोशन कर सकते हैं। फिलहाल हमें आपको इजाजत दे।
दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।